अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। अच्छा, मैंने आपको ना इस चैप्टर का एक पैटर्न बताया था। और मैंने आपको मैं रफ सा पैटर्न लिखूंगा ताकि आपको जरा समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि हम सॉलिड्स को पढ़ने लगे हैं। तो हमने इन सॉलिड्स के अंदर सबसे पहले पढ़नी है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। यानी हमने देखा कि तीन तरह के सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं, अमरफस होते हैं और पॉलीमेरिक होते हैं। उसके बाद हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन और इनके अंडर सॉलिड किस तरह से बिहेव करते हैं, जिसमें स्ट्रेन एनर्जी थी और यील्ड स्ट्रेंथ भी थी। उसके बाद बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, यानी कौन से सॉलिड में से बिजली गुजर जाती है और किन में से नहीं गुजरती। और फिर हमने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी। तो हमने सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के वाले से पढ़ी। अब आखिरी चीज है इस चैप्टर में, और आखिरी चीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो अब हमने सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि ये क्या होती हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचेंगे। मुझे बताएं कि क्या आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन खुद ही कर लेंगी या वो भी आपको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही रह जाएंगे। सर, जो मुश्किल होंगे वो मैं आपसे पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, वो आप मेरे से पूछ लेना, फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही रह जाएंगे, वो हम कर लेंगे। अच्छा भाई, आर्टिकल हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी ये सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ ताल्लुक रखता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? बेटा देखो, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो दूसरे सॉलिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो दूसरे सॉलिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। यानी कि कुछ सॉलिड मैग्नेट होते हैं और कुछ सॉलिड मैग्नेट नहीं होते। तो सम सॉलिड्स आर मैग्नेट एंड सम सॉलिड्स आर नॉट मैग्नेट। तो अब कुछ सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं और कुछ सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों नहीं रखते, इस बारे में हमने डिस्कशन करनी है। बेटा ये डिस्कशन बड़ी सिंपल है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो। देखना जरा। बेटा इमेजिन करें कि आपके पास ये एक वायर है, दिस इज अ वायर, और इस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो लेट्स से कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो करके आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का मतलब है यहाँ पर इस तार में करंट फ्लो कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि इस वायर में इस वक्त करंट फ्लो कर रहा है। बेटा अब आपने ये पढ़ा है कि जब किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या बेसिकली करंट फ्लो करता है, तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। जैसे कि जब इस तार में से करंट फ्लो करेगा तो इस तार के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये बात आपने चैप्टर नंबर 13 और 14 में पढ़ी है कि जब भी किसी जगह से करंट पास करता है तो करंट पास करने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। जैसा कि इस वायर में से करंट पास किया है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अम्पेयर। तो अब अम्पेयर ने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बातें बताई। इसको हम कहते हैं अम्पेयर्स व्यू। यानी अम्पेयर अपनी इस बात को किस तरीके से बयान करता था, किस बात को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को। मेन सवाल बेटा याद रखिएगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ सॉलिड्स जो हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, यानी कुछ सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कुछ सॉलिड मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं और कुछ सॉलिड मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। तो उसकी क्या वजह है? अब उसकी वजह जरा गौर कीजिएगा, अम्पेयर ने क्या कहा। अम्पेयर ने ये कहा कि देखो, अगर आपके पास एक मैग्नेट हो, एक लॉन्ग बार मैग्नेट, इस तरह के मैग्नेट को आप लॉन्ग बार मैग्नेट कहते हैं। लॉन्ग बार मैग्नेट का आप जानते हैं आधा हिस्सा होता है नॉर्थ पोल और बाकी आधा हिस्सा होता है साउथ पोल। ये है एक लॉन्ग बार मैग्नेट। लॉन्ग बार मैग्नेट, अच्छा अब लॉन्ग बार मैग्नेट की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और नॉर्थ पोल में एंटर हो जाती है। तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और नॉर्थ पोल में एंटर हो जाएगी। इसी तरह साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और नॉर्थ पोल में एंटर हो जाएगी। इस जगह पर भी एंट्री होगी, यहां से भी एंड यहां से भी।
बिल्कुल इसी तरह साउथ से ये एग्जिट कर रही होगी, यहां से भी एग्जिट एंड यहां से भी एग्जिट। ये सब बातें हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये लॉन्ग बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करती है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक सोलिनॉइड हो और आप उस सोलिनॉइड में करंट पास करवाने लग जाए, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मतलब है इसमें से करंट गुजर रहा है। तो दिस इज अ बेसिकली सोलिनॉइड। और कैसी सोलिनॉइड है? इट इज अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो जब इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड को देखेंगे आप, तो इसमें से भी उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो एक पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक पोल बन जाएगा साउथ पोल। यहां पर मैंने ये जरा ऑपोजिट बना दी है, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर होती है। सो देयर वाज अ मिस्टेक हियर। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर होती है। इस तरीके से। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो सोलिनॉइड है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरीके से जनरेट होगी, यानी नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में एंटर होगी। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है। और सेम क्यों है? क्योंकि सोलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है। क्या मैग्नेट में कोई करंट फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन सोलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है। तो अम्पेयर ने कहा कि देखो, करंट फ्लो करने से बिल्कुल इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो हो सकता है कि मैग्नेट के अंदर भी कुछ इसी तरह का चक्कर हो। अब वो चक्कर क्या था, जरा गौर कीजिएगा। अम्पेयर ये कहता था कि यहां पर जो मैग्नेटिक अफेक्ट आता है, वो बेसिकली आता है बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस। यानी किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो मूविंग चार्जेस की वजह से आता है। जब कभी भी चार्जेस मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। और वो इन मूविंग चार्जेस को सर्कुलेटिंग चार्जेस कहता था। अब एम्पेयर इन सारी बातों से बेसिकली कहना क्या चाह रहा था, यानी वो इन बातों से क्या आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा था, बताना क्या चाह रहा था बेसिकली? वो बताना ये चाह रहा था कि एटम के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये करता है रिवॉल्व। इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। तो एम्पेयर का ये कहना था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मूव करता है, और मैंने भी बताया कि जब मूविंग चार्जेस हो, यानी जब चार्जेस मूव करें, तो क्या पैदा करते हैं वो? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। तो एम्पेयर के अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स मैग्नेटिक होते हैं, उनके मैग्नेटिक होने की वजह कौन है? वजह तुम हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वजह ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक क्यों होते हैं और कुछ क्यों नहीं होते, सारा का सारा राज किस में छुपा हुआ है? इलेक्ट्रॉन में छुपा हुआ है। कैसे? अब इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन मुझे बताएं बेटा, यहां तक मैंने जितनी भी बातें की हैं, क्या वो आपको सारी समझ में आ गई? यस सर। बस एक आखिरी बात इसके हवाले से याद रखनी है कि जो अंपायर का व्यू था, ये इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। साइंटिस्ट ने इनिशियली इस बात को ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये अंपायर ने जो कहा है, ये बात ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि उस वक्त जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो आपको नहीं पता था। साइंटिस्ट को नहीं पता था कि एटम कैसा दिखता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो अंपायर है, उन्होंने बात ठीक नहीं की। तो बेटा ये सारी बातें याद रखनी है। इसमें ये वाली बात एमसीक्यूज है कि एम्पेयर का व्यू जो है, ये इनिशियली एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ था। और एम्पेयर का व्यू बस याद रखना है कि वो ये कहता था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है और उसके रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1 2 3। ओके, अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म है, यानी मकनातीसियत, कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक होगा या नहीं होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म होगा या नहीं होगा, इस बात पे डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑन द मोशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मोशन, और किसमें? इन एटम, यानी किसी एटम में जो चार्जेस हैं किस तरीके से मूव करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो एक एटम में दो चार्जेस होते हैं। देयर आर टू चार्जेस इन एन एटम। सो एक एटम में दो तरह के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से? बेटा, एक चार्ज होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास कुल मिला के दो तरह के मटेरियल्स बनते हैं। एक बनता है न्यूक्लियस और दूसरा बनता है इलेक्ट्रॉन। अब हमने इन दोनों को देखना है कि किसकी वजह से मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म ड्यू टू न्यूक्लियस। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या न्यूक्लियस की वजह से कोई मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है या नहीं होता। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई एटम में जो न्यूक्लियस होता है, क्या उसका मैग्नेट बनने या ना बनने पे कोई असर अंदाज होता है, वो या इफेक्ट क्रिएट करता है, तो जरा गौर कीजिएगा। बेटा, दो तरह के आपके पास मोशन है। एक मोशन होता है ऑर्बिटल मोशन, यानी आपका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्बिटल मोशन करे। ऑर्बिटल मोशन का क्या मतलब है? ऑर्बिट करना, यानी किसी और चीज के अराउंड रोटेट करना। तो क्या मुझे बताओ, न्यूक्लियस ऑर्बिट करता है किसी और चीज को? न्यूक्लियस किसी और चीज को ऑर्बिट नहीं करता। अच्छा, दूसरी तरह का बेटे जो मोशन होता है वो होता है स्पिन मोशन, यानी न्यूक्लियस अपने अराउंड रोटेट करेगा, अपने अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो न्यूक्लियस के दो तरह के मोशन हो सकते हैं पोटेंशियली। एक होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन मोशन। अब इनको जरा डिटेल में हमने देखना है। अच्छा बेटे, याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल मोशन है, अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। तो बेटा, सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी सारे एटम्स एक दूसरे के साथ करीब करीब, बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब जुड़े होते हैं। तो चूंकि ये सारे एटम्स बिल्कुल करीब करीब जुड़े हुए हैं, इन सॉलिड्स ऑल एटम्स आर टाइटली पैक्ड, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी ऑर्बिटल मोशन नहीं होगी। यानी चूंकि न्यूक्लियस भी फिक्स्ड होगा, वो अपनी जगह से उठकर कहीं जा नहीं पाएगा, तो वो कोई ऑर्बिटल मोशन नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है सॉलिड में, उसके पास कोई भी ऑर्बिटल मोशन नहीं होती, वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि न्यूक्लियस अपनी जगह पर क्या रहता है? फिक्स रहता है। अच्छा, अगर मैं स्पिन मोशन की बात करूं तो याद रखिएगा कि जो चार्ज न्यूक्लियस होता है, चार्ज न्यूक्लियस बेटा वो स्पिन करता है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस, तो बेटा ये न्यूक्लियस अपने अराउंड स्पिन करेगा। मतलब ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से रोटेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। सो ये एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जो अपने अराउंड रोटेट करेगा। तो न्यूक्लियस बेटा स्पिन जरूर करता है अपने अराउंड। अब याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, जैसे ये न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, तो आपको पता है वहां पे क्या जनरेट होती है? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट इज वेरी वीक। न्यूक्लियस जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अपने स्पिन की वजह से, वो बहुत ही वीक होती है। और इतनी वीक होती है कि आप उसको इग्नोर कर देते हो, मतलब आप उसको काउंट ही नहीं करते हो। इतनी वीक होती है, उससे कोई असर क्रिएट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट क्या हुआ? मुझे अब बेटा आपने रिजल्ट बताना है। मुझे बताओ
क्या न्यूक्लियस किसी भी तरीके से मैग्नेटिज्म में इंटरफेयर करता है? नो। जी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इसका ऑर्बिटल मोशन भी नहीं है और स्पिन मोशन है तो है, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इट हैज नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इसकी कोई भी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट हैज नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की, सॉलिड की मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस की कोई भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। बेटा दूसरा हिस्सा था इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं कि आया ये कि इलेक्ट्रॉन कोई मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है या नहीं करता। तो बात करेंगे मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म। अब जिस तरह न्यूक्लियस के दो मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है और एक स्पिन मोशन है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन के भी दो मोशन होंगे। सो एक मोशन हमारे पास होगा ऑर्बिटल मोशन, और दूसरा मोशन हमारे पास होगा स्पिन मोशन। एक एक करके दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो बेटा अगर आप ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियस, एंड इसके अराउंड हमारे पास, आपको पता है, शेल होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, और आपको पता है कि इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बेटा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो करंट है ना यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको आप करंट बोलेंगे। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर करंट पैदा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास एक लूप ऑफ करंट बन जाती है। ये एक लूप ऑफ करंट है। तो इसका इसका मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि इस केस में जो एटम है, दैट बिहेव्स लाइक अ लूप ऑफ करंट। इस केस में एटम लूप ऑफ करंट की तरह बिहेव करता है। और बेटा आपको पता है जब भी किसी जगह से करंट गुजरता है तो वहां पर क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि इस मकाम पर तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। न्यूक्लियस की वजह से नहीं आती, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। अच्छा, दूसरी तरह का मोशन जो हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है वो है स्पिन मोशन। और चूंकि आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट हैं तो आपने इलेक्ट्रॉन का स्पिन पढ़ा भी होगा, अप एंड डाउन। ये आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 या आई थिंक 6 में पढ़ा होगा, अप या डाउन। और अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं अभी सिंबल्स बनाता हूँ। आपने देखा होगा इस तरह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वन इलेक्ट्रॉन अप स्पिन रखता है और दूसरा डाउन स्पिन रखता है। तो ये वाला एरो आपने जरूर देखा होगा, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो कर रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ को स्पिन कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो बेटा चूंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या जनरेट होती है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड वीक नहीं होती, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, यानी इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो रिजल्ट क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ जरा आप, क्या रिजल्ट हुआ? फिर मुझे बताएं कि न्यूक्लियस मैग्नेटिज्म में कंट्रीब्यूट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन करता है? सर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिज्म में। बिल्कुल, इसका मतलब मैं ये बात लिख सकता हूं कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी सॉलिड्स में मैग्नेटिज्म की जड़ कौन है, कौन पैदा करता है? तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन सॉलिड्स इज इलेक्ट्रॉन। सॉलिड में मैग्नेटिज्म का सोर्स है इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इसका रिजल्ट। तो यहां से हमें ये बात तो वाजिया हो गई कि मैग्नेटिज्म किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई।
यस सर, आ गई। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। ओके। अच्छा बेटा, अब कुछ बातें आपने बहुत तवज्जो से समझनी है। सो ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास एक ऑर्बिट या शेल है, और इस शेल या ऑर्बिट में हम एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाते हैं। तो ये आपके पास एक एटम बन गया। ठीक है जी, दिस इज एन एटम। अब बेटा चूंकि ये एक एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो बेटा जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर पैदा होती है तो वो चीज मैग्नेट बन जाती है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि एक एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह होता है। यानी चूंकि एक एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और एक एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये जो एटम है ये एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। तो बेटा ये जो टाइनी मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल। यानी एक एटम अगर मैग्नेट होगा ना, एक एटम को अगर आप ऐसा मैग्नेट देखोगे तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल। अब बेटा इसको डाइपोल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी मैग्नेट हो उसमें दो पोल्स होते हैं। किसी भी तरह का मैग्नेट हो उसमें दो पोल्स होते हैं। एक उसमें पोल होता है नॉर्थ पोल, और दूसरा उसमें पोल होता है साउथ पोल। तो जाहिर बात है कि जब एक एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इस एटम में भी दो पोल बनेंगे, एक बनेगा नॉर्थ पोल और एक बनेगा साउथ पोल। बेटा मुझे बताओ, ये मैग्नेटिक डाइपोल वाली बात समझ आ गई? यस सर। बेटा एक खास बात याद रखना, और इसमें क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आपने उसका आंसर मुझे देना है। बेटा ये आपके पास एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का एक हिस्सा है नॉर्थ पोल और दूसरा हिस्सा है साउथ पोल। आप इस मैग्नेट को दरमियान से तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं आप इसको दरमियान से, और ब्रेक करने के बाद ऑब्वियसली इसके दो हिस्से बनेंगे। जब आप इस मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो इसके दो हिस्से बनेंगे, एक हिस्सा ये होगा और एक हिस्सा ये होगा। क्योंकि आधा आधा हिस्सा किया था तो यहाँ साउथ बनेगा और यहाँ नॉर्थ बनेगा, तो साउथ और नॉर्थ अलग अलग हो गए। बेटा मुझे बताओ कि ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई है, इसमें कोई गलती नजर आती है आप? सर मैग्नेट नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नॉर्थ और साउथ कभी भी अलग नहीं होते। अगर मैं मैग्नेट को दरमियान से तोड़ूंगा तो मैग्नेट के जो मजीद दो हिस्से बनेंगे उसमें साउथ अपने साथ एक नॉर्थ डेवलप कर लेगा, और जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा वो नॉर्थ वाला हिस्सा अपने साथ एक साउथ डेवलप कर लेगा। यानी कभी भी अकेला एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी अगर आप चाहो कि आपके पास एक ये वाला पोल हो ओनली, एक ऐसा मैग्नेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल ही हो, या एक ऐसा मैग्नेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल ही हो, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नेट के दो पोल्स को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अगर कहीं नॉर्थ पोल होगा तो वहां साउथ पोल भी होगा, और अगर कहीं साउथ पोल होगा तो वहां नॉर्थ पोल भी होगा। यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनो का मतलब है एक, डाई का मतलब है दो। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एवरी साउथ पोल, हर साउथ पोल के लिए जहां कहीं भी साउथ पोल होगा, देयर मस्ट बी अ नॉर्थ पोल। एक नॉर्थ पोल भी होगा। जहां कहीं एक साउथ पोल होगा वहां पर एक नॉर्थ पोल भी होगा। एंड फॉर एवरी नॉर्थ पोल, और हर नॉर्थ पोल जहां पर होगा वहां पर एक साउथ पोल होगा। देयर मस्ट बी अ साउथ पोल। तो बेटा ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू भी आता है कि क्या मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने कहना है नहीं एग्जिस्ट करते। अच्छा, अब आपसे कोई बंदा ये पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते, मसला क्या है?
तो बेटा गौर करो, अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिज्म आता कहां से है, एटम से। मैग्नेटिज्म आता है एटम से। और एटम में नॉर्थ पोल भी बनता है और साउथ पोल भी बनता है। जब कभी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो एटम में नॉर्थ पोल भी बनेगा और साउथ पोल भी बनेगा। तो आप एक एटम में से तो नहीं ना अलग कर सकते, और ये सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है, तो इसलिए इनके नॉर्थ और साउथ पोल को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जो इस साइड के एटम्स होंगे, जब वो उन्हें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो नॉर्थ भी बनेगा साउथ भी बनेगा, तो इसलिए इस पूरे मटेरियल में एक नॉर्थ बन जाएगा एक साउथ। और जब इसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इधर नॉर्थ भी बनेगा और साउथ भी बनेगा, और पूरे में नॉर्थ और साउथ बन जाए। बेटा बात समझ आ गई है यहां तक सारी? यस सर। अच्छा, इसके बाद अब याद रखिएगा कि मैग्नेटिज्म की बेस पे हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स बन जाते हैं। तीन तरह के सॉलिड बन जाते हैं मैग्नेटिज्म की बेस पे। मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे तीन तरह के सॉलिड्स बन जाते हैं, और तीनों को भी हमने आगे पढ़ना है। बेटा एक तरह का सॉलिड होता है डायामैग्नेटिक सॉलिड। सो वन टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक। क्या मतलब है इस बात का भी, इसको डिस्कस करते हैं। बेटा दूसरी तरह का जो सॉलिड बनता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को बांट के, वो बनता है पैरामैग्नेटिक। और बेटा तीसरी तरह का सॉलिड जो बनता है वो बनता है फेरोमैग्नेटिक। तो कुल मिला के तीन तरह के सॉलिड आपके पास बन जाते हैं। एक बन जाता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो तीन तरह के बेटा ये आपके पास सॉलिड्स। अब ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं, इनके ऊपर भी बातचीत करते हैं। यहां तक सारी बात आपको समझ आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई सवाल है तो पूछ लें, और उसके बाद हम क्लास दोबारा ज्वाइन करते हैं फौरन से ही, नहीं तो फिर हमें 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। सो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 1 2 3। ओके बेटा, सब बातें क्लियर है? यस सर। ओके, दोबारा क्लास ज्वाइन करो।